नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवराज, आपका दोस्त जो आपको कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी एक पुलिस अफसर की आप बीती है जो उनके साथ घटी एक घटना पर आधारित है, जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने मुझे बताई थी। उनकी आप बीती को मैंने कहानी में रूपांतरित किया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हाइप करके करीबन 1.5 लाख से ऊपर पॉइंट तक पहुंचाया था। तो इस बार भी मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और इस बार उससे भी ज़्यादा पॉइंट दिलाएं। तो आइए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं पुलिस वालों को डर नहीं लगता, लेकिन सच कहूँ तो हम रोज़ मौत को देखते हैं। एक्सीडेंट, मर्डर, खुदकुशी, ये सब हमारी नौकरी का, हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। हम लाशों को देखते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनका पंचनामा करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए वो बस एक केस है, एक बॉडी है। लेकिन हमारी इस खाकी वर्दी के पीछे एक आदमी छुपा होता है जिसे आम इंसानों की तरह डर भी लगता है। जब कोई अनजान चीजें, अनचाही घटनाएं हमारे साथ होने लगती है, थाने के सबसे बहादुर से बहादुर सिपाही के भी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ था। ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है, जब मैं डिपार्टमेंट में नया था और मेरी एक गलती की वजह से मुझे पनिशमेंट के तौर पर एक जगह ड्यूटी मिली थी। पर ये वो जगह थी जहां जिंदा लोग मुर्दों की पहरेदारी करने जाते हैं। मैं डिपार्टमेंट से हूं, इसलिए मैं यहां जगह और लोगों के नाम बदल रहा हूं। और मैं जिस जगह गया था उसका नाम था लोकमान्य मुर्दाघर। शहर के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी सड़ती हुई इमारत, जहां की हवा में सिर्फ फिनाइल और फॉर्मेलिन की गंध नहीं थी, बल्कि डर भी घुला हुआ था। मेरा नाम मोहन है और उस रात एक साथी की बीमारी का बहाना मेरे लिए एक सजा बन गया था। मुझे उस मुर्दाघर में रात की ड्यूटी मिली थी। मुझे लगा था कि मेरा काम सिर्फ एक पुरानी टेबल पर बैठकर रजिस्टर में एंट्री करना और सुबह होने का इंतजार करना है। लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि उस मुर्दाघर की खामोशी जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि कोल्ड स्टोरेज के भारी दरवाजे के पीछे कोई मेरा इंतजार कर रहा था। कहते हैं कि मुर्दे बोलते नहीं, लेकिन क्या हो जब वो बोलने लग जाए। पुलिस की नौकरी में सब अच्छा है जब तक कि आपको पनिशमेंट ड्यूटी न दी जाए, और हमारे सिपाहियों के लिए पनिशमेंट ड्यूटी का मतलब होता है लोकमान्य मुर्दाघर में रात की ड्यूटी। ये वो पुराना शहर के बीचों बीच बना एक मुर्दाघर था, जहां अंग्रेजों के जमाने से लावारिस लाशों का हिसाब किताब रखा जाता था। हमारे थाने में यह ड्यूटी एक मुसीबत मानी जाती थी। जिसकी भी ये ड्यूटी लगती वो ऐन मौके पर या तो बीमार पड़ जाता या बीवी बच्चों का कोई ऐसा बहाना बनाता कि जिसे सुनकर बड़े साहब को भी तरस आ जाए। इस बार ये मुसीबत मेरे सहयोगी पांडे पर आई थी। लेकिन पांडे जी भी एक पक्के खिलाड़ी थे। जिस दिन उनकी ड्यूटी लगने वाली थी उसी दिन सुबह उन्होंने बुखार का बहाना लगाकर छुट्टी ले ली। जब बड़े साहब को यह बात पता चली, उस वक्त मैं बड़े साहब के सामने ही खड़ा था और वो मुझे मेरी काम में हुई एक गलती को लेकर डांट रहे थे। फिर बड़े साहब ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोले, मोहन, आज रात की ड्यूटी तुम्हारी। उस वक्त मैं जी साहब के अलावा और क्या ही कह सकता था। सच तो यह था कि पांडे से लेकर साहब तक कोई भी वहां कदम नहीं रखना चाहता था। वो मुर्दाघर शहर के नक्शे पर बना एक वनवास ही था। रात के 11 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस बड़ी सी काली पड़ चुकी इमारत के गेट पर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां की हवा में भी कुछ भारीपन सा था। पहली चीज जो आपको वहां महसूस होती है वो है वहां की हवा। एक अजीब सी गंध, फिनाइल, फॉर्मेलिन और एक बहुत हल्की सी अजीब सड़ी हुई सी महक जो आपकी नाक में नहीं सीधे सीने में उतरती है। बिल्डिंग खुद एक मुर्दे जैसी खड़ी थी, 2 मंजिला, खामोश। सिर्फ एक पीले बल्ब की रोशनी रिसेप्शन एरिया में जल रही थी। मैंने मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और भारी कदमों के साथ अंदर चला गया। रिसेप्शन में एक पुरानी लकड़ी की टेबल और 2 कुर्सियां थी और वहीं एक तरफ अंधेरे में डूबा हुआ एक लंबा गलियारा था। वहां मेरी मुलाकात हुई भीमा से। भीमा वो वहां का रखवाला था।
60-65 साल का एक दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखें लगभग सफेद हो चुकी थी, जिस्म थका हुआ था, झुर्रियों से भरा और काला पड़ा हुआ चेहरा। उसे देख लग रहा था जैसे वो दशकों से वही काम कर रहा हो। जब मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसके हाथ में एक रजिस्टर था। मुझे देख भीमा ने तंबाकू चबाते हुए कहा, आ गए साहब, अच्छा हुआ जल्दी आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से ज्यादा डरावनी थी। जब वो मुस्कुराता था तब उसके चेहरे का झुर्रियों वाला मांस अजीब तरह से थरथराता था। मैंने उसे हाँ में सर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया और फिर कहा, हाँ बाकी मुझे यहां करना क्या है? भीमा ने अपने सामने पड़ा रजिस्टर मेरी तरफ खिसकाया। करना कुछ नहीं है साहब, बस यहां बैठना है सुबह तक। अगर कोई केस यानी बॉडी आती है तो इस रजिस्टर में एंट्री करनी है, और अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई आता है तो उन्हें अंदर जाने देना है। मैंने यहां वहां देखते हुए पूछा, अंदर? अंदर कहा? भीमा ने उस अंधेरे गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गलियारे के आखिर में कोल्ड स्टोरेज है जहां सामान रखते हैं। सामान? पहले तो मुझे उसकी यह बात कुछ समझ नहीं आई, पर शायद उसने लाशों को सामान कहा था। मैंने अनमने ढंग से सिर हिलाया। मेरा काम सिर्फ रिसेप्शन पर बैठकर पहरा देना था। भीमा का कमरा वही रिसेप्शन के पीछे ही था। तभी भीमा अपनी कुर्सी से बूढ़े आदमी की तरह थरथराता हिलता हुआ उठने लगा। मैं जरा आराम करता हूं साहब, वैसे भी रात को यहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। वो जाने के लिए पीछे मुड़ा, फिर जैसे कुछ याद आया और वो वहीं रुक गया। हाँ साहब, एक बात और। उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई थी। यहां की दीवारें पुरानी है, पानी के पाइप भी सड़ गए हैं, तो रात बेरात को अगर कोई आवाज आए तो ज्यादा ध्यान मत देना। मेरे लिए एक चेतावनी थी, जो चेतावनी लगती भी नहीं थी। आवाज? कैसी आवाज? भीमा अपनी वही थरथराती हंसी मुस्कुराया। वही पानी टपकने की, या और यहां चूहे बिल्ली भी बहुत है, तो कभी कभी लगता है कि जैसे कोई गलियारे में चल रहा हो। बस आप अपनी कुर्सी से उठना मत। और इतना बोलकर वो अपनी कोठरी के अंदर चला गया और मैं उस रिसेप्शन एरिया में अकेला रह गया। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। खामोशी, इतनी गहरी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं की थी। यहां तक कि बाहर की सड़क का शोर भी इस बिल्डिंग की मोटी दीवारों को पार नहीं कर पा रहा था। सिर्फ दो ही आवाजें थी, एक दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और दूसरी उस अंधेरे गलियारे के आखिर से आती कोल्ड स्टोरेज के कंप्रेसर की एक धीमी घू घू की आवाज, जैसे वो अंधेरा गलियारा सांस ले रहा हो। मैं खुद को व्यस्त रखने के लिए वही पुराना रजिस्टर पढ़ने लगा। लावारिस, सुसाइड, एक्सीडेंट, हर नाम के आगे मौत का कारण लिखा था। उसे पढ़ते पढ़ते मैं सिहर गया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हवा ठंडी हो गई थी। कंप्रेसर की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। शायद टेम्परेचर अपनी तय सीमा तक पहुंच गया होगा। अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। घड़ी की टिक टिक, वो आवाज मन में एक तरह का कंपन पैदा कर रही थी। जैसे अगर हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो हमें रेलगाड़ी की झुक-झुक की आवाज से नींद आने लगती है। हमारा शरीर उस आवाज में घुल जाता है। घड़ी की टिक टिक भी मुझे अब वैसे ही लग रही थी। वो आवाज जैसे मन को सम्मोहित कर रही थी और उसी से मेरी आंखें अपने आप झपकने लगी थी। पता नहीं कितना वक्त बीता होगा, पर अब वो आवाज दिमाग में गूंज रही थी। मेरी आंखें भारी हो गई और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। टिक टिक के बीच एक और आवाज, जैसे किसी ने उस अंधेरे गलियारे में कोई दरवाजा खोला हो। मैं एकदम से कुर्सी के दोनों हाथ पकड़कर जम सा गया। कुर्सी ने हल्की सी चरमराहट की। मैंने अपनी बोझल आंखों पर जोर देते हुए उस अंधेरे गलियारे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था तो बस घना अंधेरा,
चूहा होगा, मैंने खुद को समझाया। भीमा ने कहा था यहां चूहा बिल्ली है। मैं वापस रजिस्टर पर अपनी नजरें गड़ाने की कोशिश करने लगा। इस बार आवाज ज्यादा साफ थी और मैं सोचने लगा कि यह चूहा नहीं हो सकता, यह किसी के कदमों की आवाज थी। कोई गलियारे में मेरी तरफ आ रहा था। कोई था वहां, नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा था। मेरा हाथ अपनी बेल्ट पर बंधी उस लाठी पर चला गया। गला एकदम से सूख गया। कौन है? मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, पर सिर्फ एक घबराए हुई फुसफुसाहट बाहर निकली। वो कदमों की आवाज गलियारे के अंधेरे से निकलकर रिसेप्शन की पीली रोशनी की दहलीज तक आकर रुक गई थी, ठीक मेरे सामने। और उस अंधेरे में से जहां किसी को नहीं होना चाहिए था, वहीं से पानी टपकने की आवाज आई। अब मेरे दिल की धड़कन उस मुर्दा घर की घड़ी की टिक टिक से भी तेज हो गई थी। वो पानी टपकने की आवाज किसी नल से नहीं आ रही थी, वो ठीक मेरे सामने उस अंधेरे के चौकोर टुकड़े से आ रही थी, वहां से जहां गलियारा खत्म होता था। एक पुलिस वाला होने के नाते मेरा पहला काम डरना नहीं, सवाल करना होता है। कौन है? कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैंने उसे हुक्म जैसा बनाने की पूरी कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया, बस वो टिप टिप जारी थी, जैसे किसी गीले कपड़े से पानी फर्श पर टपक रहा हो। मैंने अपनी बेल्ट से टॉर्च निकाली, अंगूठा बटन पर रखा और एक गहरी सांस ली। और फिर एक पल में टॉर्च की तेज सफेद रोशनी ने उस अंधेरे गलियारे को चीर दिया, पर वहां कोई नहीं था। गलियारा एकदम खाली था और मैंने उस गलियारे को ध्यान से देखा। दीवारों से पपड़ी उखड़ रही थी, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था और छत से पानी की रिसाव के काले धब्बे बने हुए थे। लेकिन वहां कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। साला दिमाग शायद खराब हो गया है मेरा, मैंने अपने आप में ही बुदबुदाया। और मैंने राहत की सांस ली ही थी कि मेरी टॉर्च की रोशनी वहीं नीचे फर्श पर पड़ी और मेरी सांस वहीं अटक गई। फर्श पर जहां वो अंधेरा खत्म होता था, जहां मैंने वो छप छप की आवाज सुनी थी, वहां सिर्फ पानी नहीं था, वहां दो गीले नंगे पैरों के निशान थे। वो सिर्फ पानी के निशान नहीं थे, उनमें हल्का सा गाढ़ापन था, जैसे पानी में फिनाइल या फॉर्मेलिन मिला हो। वो निशान मेरी कुर्सी से बमुश्किल 6 फीट दूर थे और वो मेरी तरफ आ रहे थे। वो निशान कोल्ड स्टोरेज की तरफ से आए थे और ठीक मेरे सामने आकर रुक गए थे। कौन है वहां? भीमा, भीमा, क्या तुम हो? मैं चिल्लाया। तभी मेरे पीछे कुछ चरमराया। मैं झटके से पीछे पलटा, देखा तो पीछे भीमा के कमरे का दरवाजा था। एक पल के लिए लगा कि वहां जो कुछ था वो अब ठीक मेरे पीछे खड़ा है, पर पीछे देखा तो भीमा आंखें मलता हुआ उस पुराने जर्जर दरवाजे के पास खड़ा था। क्या हुआ साहेब, कोई आया क्या? मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे करते हुए कहा। क्या तुम थे? तुमने ये मजाक किया? भीमा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मेरी बात का जवाब दे दिया। मजाक? रात के 2 बजे मुर्दा घर में? मैं तो सो रहा था साहब। मैंने टॉर्च वापस उस नीचे गीले निशान पर मारी। तो फिर ये क्या है? भीमा ने अपनी धुंधली हो चुकी आंखों से उस निशान को देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न हैरानी न डर, जैसे उसने ये सब पहले भी देखा हो। और फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। भीमा ने फिर धीमी आवाज में कहा था ना साहेब, पाइप पुराने हैं, छत टपकती है, रात को ओस भी जम जाती है फर्श पर। आप बैठो, आप थक गए होंगे, मैं चाय का कुछ इंतजाम करता हूं। मैंने फिर उसे कहा,
ये छट्टा पकना नहीं है भीमा, ये पैरों के निशान है साफ। मेरी बात पूरी होती इससे पहले ही बाहर मेन गेट पर एक एम्बुलेंस की बत्ती घूमी और हल्की सी आवाज आई। एक नया केस आ गया था शायद। भीमा ने मेरी बात को वहीं काट दिया। आ गया सामान। वो लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा और रजिस्टर उठाने लगा। 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर लाए। स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी एक लाश थी। तब उसमें से एक वार्ड बॉय ने कहा, एक्सीडेंट केस है, पंचनामा हो गया है, सुबह डॉक्टर साहब आकर पेपर वर्क करेंगे, अभी के लिए इसे अंदर रखवा दो। भीमा ने रजिस्टर में कुछ लिखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। रजिस्टर पर आपकी भी साइन लगेगी साहब। मैं अपने आप में किसी सोच में डूबा था। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से जैसे उस सोच से बाहर आ गया। हाँ, यही तो मेरा काम था, पुलिस केस पर ध्यान रखना। मैंने उसने लिखा हुआ पढ़ा और वहीं पर एक साइन कर दिया। फिर भीमा ने वो रजिस्टर टेबल पर रखा। चलो साहब, मेरे पीछे आओ। सच कहूं तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था। मैं उस अंधेरे गलियारे में एक कदम भी नहीं रखना चाहता था, पर ड्यूटी थी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर को उस अंधेरे गलियारे में ले गए। घो घो की आवाज फिर से शुरू हो गई थी। कंप्रेसर फिर से चल पड़ा था। मैंने अपने हाथ की लाठी मजबूती से पकड़ी और उनके पीछे चल दिया। गलियारा बाहर से जितना अंधेरा लगता था, अंदर उससे भी ज्यादा घुटन थी। हवा में फॉर्मेलिन की गंध इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में जलन होने लगी थी। गलियारे के आखिर में एक भारी स्टील का दरवाजा था जिस पर लाल रंग से लिखा था कोल्ड स्टोरेज। भीमा ने थोड़ी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फीली हवा और फिनाइल की गंध का एक झोंका मेरे मुंह पर लगा। अंदर का मंजर किसी हॉरर फिल्म जैसा था। एक बड़ा सा कमरा जिसकी दीवारों पर स्टील के बड़े बड़े दराज बने हुए थे। हर दराज पर एक छोटा सा नंबर और एक कार्ड टंगा था। बीच में एक स्टील का टेबल थी। वार्ड बॉय ने लाश को स्ट्रेचर से उठाकर उस टेबल पर रखा। भीमा ने तब जैसे अपने आप से ही कुछ कहा, दराज नंबर 113। उसने दीवार से एक दराज को खींचा। घर घर की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। आओ साहब, जरा हाथ लगाओ। मैं कांपते हाथों से रजिस्टर पकड़े खड़ा था। मेरी नजर उन दराजों पर घूम रही थी। 110, 111, 112, 113, दराज नंबर 112। बाकी सब दराज कसकर बंद थे, लेकिन दराज नंबर 112 का हैंडल वो हल्का सा बाहर निकला हुआ था, जैसे उसे किसी ने पूरी तरह बंद न किया हो। मैंने उस पर टंगे कार्ड को पढ़ने की कोशिश की। केस नंबर 112, लाश का नाम लावारिस, लिंग महिला, और दिनांक वो धुंधली थी, जैसे किसी ने उसे गीले हाथ से छुआ हो। तभी भीमा ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, साहेब कहाँ खो गए, यहां भी एक साइन कीजिए। मैंने झटके से एक दूसरे कार्ड पर साइन की। वार्ड बॉय ने लाश को 113 में खिसकाया और दराज को धड़ाम से बंद कर दिया। वो दोनों वार्ड बॉय तेजी से बाहर निकल गए, जैसे वो एक पल भी बाहर रुकना नहीं चाहते हो। अब कमरे में सिर्फ मैं और भीमा थे और दीवार में बंद वो लाशें। चलो साहेब, भीमा ने फिर कुछ कहा और स्टील का भारी दरवाजा बंद करने के लिए वो मुड़ा। मैं जल्दी से बाहर निकला। जैसे ही भीमा ने दरवाजा बंद किया, एक अजीब सी आवाज आई, एक हल्की सी पर बिल्कुल साफ खरोच की आवाज। वो आवाज मुझे साफ सुनाई दी, जैसे किसी ने स्टील के उस भारी दरवाजे के अंदर से अपने नाखून से उसे खरोचा हो। और मैं अच्छे से जानता था कि वो आवाज दराज नंबर 112 की तरफ से आई थी। खरोच। वो आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरी थी। मैं जम गया। मेरी आंखें उस भारी स्टील के दरवाजे पर टिकी थी। भीमा, मैंने फुसफुसा कर कहा, भीमा वो। भीमा ने बिना मेरी तरफ देखे फुर्ती से कुछ कह दिया। चलो साहब,
हवा ठंडी है, दरवाजा बंद करना है। उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा और धड़ाम की एक गूंजती हुई आवाज के साथ उसे बंद कर दिया। बाहर लगा भारी लैच उसने खटाक से गिरा दिया और दरवाजा बंद कर भीमा आगे जाने लगा। भीमा, तुमने वो आवाज नहीं सुनी? अंदर से, दराज नंबर 112 से अंदर से किसी ने कुछ खरोचा था। भीमा ने मेरी तरफ अपनी उन सफेद धुंधली आंखों से देखा। इस बार उसके चेहरे की मुस्कान चली गई थी। उसका चेहरा किसी मुर्दे जितना बेजान था, जिस पर कोई भाव नहीं था। भीमा ने बिल्कुल सपाट आवाज में मेरी बात का जवाब दिया। साहेब, यह मुर्दा घर है। यहां लोहा रात को ठंडा होता है और सिकुड़ता है। कभी कभी लाशें अकड़ जाती है तो गैस भी निकलती है। यहां ऐसी आवाज आना आम बात होती है। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। उसकी बेरुखी मेरे डर से ज्यादा भयानक थी। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। फिर वो लंगड़ाता हुआ मुझसे आगे आगे चलने लगा। मैं उस अंधेरे गलियारे में उसके पीछे अकेला नहीं रहना चाहता था। मैं भी लगभग दौड़ता हुआ उसके साथ वापस रिसेप्शन की ओर उस पीली बीमार रोशनी में आ गया। उस पल मैंने घड़ी में देखा। घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। ये वही वक्त है जिसे शैतान का वक्त, डेविल्स आर कहते हैं, और वो अब शुरू हो चुका था। मैं कांपता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो गीले पैरों के निशान, वो अब तक सूख चुके थे, या शायद मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहता था। भीमा अपनी कोठरी में चाय बनाने चला गया और अब मैं फिर से उस जगह में अकेला था। और तब मुझे ऐसा लगा जैसे खामोशी मेरी दुश्मन बन गई हो। मैं हर आवाज को सुन रहा था। घड़ी की टिक टिक, छत से टपकते पानी की टिप टिप, और दूर उस बंद दरवाजे के पीछे से आती कंप्रेसर की वो घू घू की आवाज। ये आवाजें अब मुझे सामान्य नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से बातें कर रही हो। उन आवाजों को सुन मैं पागल हो रहा था। मैंने कान पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ उठा लिए। वो आवाजें मेरे दिमाग में घूम रही थी और तब मैंने अपने कान पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए ही थे। और उसी पल रिसेप्शन की टेबल पर रखा वो पुराने जमाने का काला गोल घूमने वाला टेलीफोन अचानक अपनी पूरी ताकत से बज उठा। अचानक आई आवाज से मैं कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया था। रात के 3 बजे मुर्दा घर में कौन फोन करेगा? भीमा अपनी कोठरी से बाहर निकला। वो फोन को ही घूर रहा था। फोन अब भी बजे जा रहा था। मैंने भीमा को चिल्लाकर कहा, उठाओ भीमा, बंद करो इसे। भीमा ने एक कदम भी नहीं हिलाया। वो बस फोन को घूरता रहा, जैसे उसे पता हो कि फोन उठाने का मतलब क्या है। गुस्से में या शायद डर से मैंने खुद रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन है? कौन है? लाइन पर कोई नहीं था। सिर्फ खड़खड़ और एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई तेज हवा में बात कर रहा हो। बस एक सफेद ठंडा सा शोर। हेलो, हेलो, कौन कौन मजाक कर रहा है? मैं फोन को रखने ही वाला था जब उस खड़खड़ के बीच से एक आवाज सुनाई दी। एक बहुत धीमी, गीली और घुटती हुई आवाज, जैसे कोई पानी के अंदर से या अपने गले में भरे खून से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। और जब मैंने उसे सुना तो मैं समझ गया कि वो एक औरत की आवाज थी और वो सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी, बार बार, यहाँ बहुत ठंड है, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ से रिसीवर लगभग छूट गया, जिसे मैं कान से चिपकाए खड़ा था, और उस आवाज को सुनकर मेरा पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया था।
मोहन। उसने मेरा नाम लिया और फिर लाइन कट गई। मैं फोन हाथ में लिए खड़ा रहा, बदन से पसीना छूट रहा था। कौन कौन था साहेब? भीमा की आवाज मेरे पीछे से आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैं घबराकर पीछे मुड़ा। पता नहीं, कोई औरत है। मैंने फिर आगे हकलाते हुए कहा, वो कह रहे थे कि उसे ठंड लग रही है। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा और तब मेरी नजर फोन के तार पर गई। वो काला तार जो फोन से निकलकर टेबल के नीचे गया और फिर दीवार के पास पड़ा था, वो जमीन पर पड़ा था। तार का पीतल का कनेक्टर दीवार के सॉकेट से निकला हुआ था और वो जमीन पर धूल में सना पड़ा था। मतलब वो फोन तो डेड था। मेरी आंखें खौफ से फैल गई। मैंने धीरे धीरे अपनी नजर उस मरे हुए फोन से उठाई और फिर भीमा की तरफ देखा। भीमा तब मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही घिनौनी और डरावनी मुस्कान थी। चाय ठंडी हो रही है साहेब। और तभी रिसेप्शन एरिया की वो अकेली पीली बत्ती वो झपझप करने लगी, झपकने लगी और एकदम से बुझ गई। और हर तरफ बस घना चिपचिपा सा अंधेरा था। और उस अंधेरे में मेरे कान के ठीक पास किसी ने बर्फीली सांस छोड़ी और कुछ फुसफुसाया। मुझे ठंड लग रही है, मुझे बाहर निकालो। वो सिर्फ रोशनी का न होना नहीं था, वो अंधेरा घना और भारी था, जैसे किसी ने गीले और बर्फीले कंबलों को मुझ पर फेंक दिया हो। वो घना और चिपचिपा था और उस अंधेरे में वो फुसफुसाहट, मुझे बाहर निकालो। वो मेरे कान के पर्दे पर नहीं, मेरी आत्मा पर खोरोज गई थी। मैं बस अपनी जगह पर जम सा गया। मैं जरा भी हिल नहीं सकता था। लगा जैसे मैं सांस लेना तक भूल गया हूं। उस पल मुझे बस उस बर्फीली और सड़ी हुई ठंड का एहसास हो रहा था जो मेरे गालों को सुन कर गई थी। और फिर से कोई आवाज मेरे कानों पर पड़ी, घड़ी की आवाज। और उसी आवाज ने मुझे मेरे शरीर में वापस खींचा। टॉर्च। मेरा दिमाग चीख पड़ा, टॉर्च कहाँ है? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लड़खड़ाते हुए अपनी बेल्ट को टटोला। मेरी उंगलियां ठंडी गीली हो चुकी थी। जैसे ही मेरी उंगली टॉर्च के बटन पर पड़ी, टॉर्च की तेज सफेद रोशनी ने उस काली स्याही जैसे अंधेरे को फाड़ दिया और मेरी चीख मेरे गले में ही जम गई। रोशनी के ठीक सामने, जहां कुछ सेकंड पहले कोई नहीं था, अब वहां भीमा खड़ा था। वो वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे आखिरी बार देखा था। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे उबले हुए अंडे हो। उसके होंठ फट गए थे और उनमें से एक गाढ़ा काला तंबाकू जैसा रिसाव हो रहा था। वो बिल्कुल एक लाश की तरह खड़ा था और मेरी ही टॉर्च की रोशनी में मुझे घूर रहा था। भीमा, भीमा, मैंने उसे आवाज दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने वो मेरे कान में कुछ बोला ना? ये लाइट किसने बंद की? भीमा ने बहुत बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वो कोई कठपुतली हो जिसका धागा बहुत धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। और तब भीमा के मुंह से एक घरघराती सूखी आवाज निकली, उसको नए लोग पसंद है साहेब। और मैं एकदम से चौंक गया। किसको? कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? 112। उसको ठंड बहुत लगती है
वो अकेली है साहेब। और ऐसा कहकर उसने उस मरे हुए डेड फोन की तरफ इशारा किया। आपने उसका फोन उठाया। अब वो आपको कुछ कहने आई है। और ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? कौन आई है? मैं उस रिसेप्शन एरिया से बाहर भागना चाहता था। मैंने टॉर्च घुमाई और मैंने दूसरी तरफ देखा। लोहे का भारी मेन दरवाजा बामुश्किल 10 फीट दूर था। खोलो इसे, खोलो इसे। मैं दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाजे के भारी हैंडल को खींचा। भीमा खोलो इसे, ये जाम हो चुका है। लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ। इसकी चाबी कहाँ है भीमा? मैं भीमा की तरफ पलटा, पर अब भीमा वहां नहीं था। जिस जगह वो 1 सेकंड पहले खड़ा था, वो जगह अब खाली थी। भीमा! मैं चीखा। मेरी आवाज उस खाली रिसेप्शन में गूंजकर वापस आ गई। मैं वहां अकेला था। घड़ी की टिक टिक के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी। वो आवाज फिर से शुरू हो गई थी। मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च का फोकस उस आवाज की तरफ किया। वो आवाज मरे हुए काले फोन की तरफ से आ रही थी, उस रिसीवर से जिसे मैंने क्रेडल पर पटक दिया था। वो अब हवा में अपने तार से नीचे लटक रहा था और उसी में से एक गाढ़ा काला बदबूदार फॉर्मेलिन जैसा एक तरल टपक कर नीचे फर्श पर बने एक छोटे से गड्ढे में जमा हो रहा था। वो देख मुझे बहुत अजीब सा लगा जैसे मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। मुझे उल्टी आ रही थी। मैं बाहर जाने वाले मेन दरवाजों को पीटने लगा। खोलो इसे, कोई है बाहर, खोलो इसे। मैं अपनी पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे को लाते मार रहा था और तभी रिसेप्शन के पीछे उस अंधेरे गलियारे से कोल्ड स्टोरेज की तरफ से एक दूसरी आवाज आई। एक धीमी, भारी लेकिन घिसटने जैसी आवाज, जैसे किसी ने कोल्ड स्टोरेज के उन भारी स्टील के दरवाजों में से किसी एक को अंदर से खोला हो। उसे सुनकर मेरी लातें रुक गई। सच कहूं तो लगा जैसे मेरा दिल भी रुक गया हो। कुछ देर तक वो घर घर की आवाज आई और उसके बाद सब तरफ एक खामोशी छा गई। और फिर एक गीली भारी थप्पड़ की आवाज, जैसे कोई बहुत भारी गीली चीज टाइल के फर्श पर गिरी हो। और उसकी कुछ देर बाद फिर वही आवाज सुनाई दी जो मुझे कुछ देर पहले सुनाई दी थी। वही नंगे पैरों की आवाज, लेकिन इस बार वो गलियारे में नहीं थी। वो कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के ठीक बाहर थी। वो रिसेप्शन की तरफ से आ रही थी और मैं जानता था कि वो आवाज मेरी तरफ आ रही थी। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि मुझे 2 अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। एक छप छप की और एक दूसरी, जैसे कोई किसी दूसरी टूटी हुई चीज को फर्श पर घसीटते हुए मेरे पास ला रहा हो। और वो सारी आवाजें वो अंधेरे गलियारे से निकलकर मेरे ठीक सामने उस पीली रोशनी की दहलीज पर आकर रुक गई। मैं अपनी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में बस 2 चीजें देख पा रहा था। पहला, एक पैर, एक गीला सूजा हुआ नीला पड़ता किसी औरत का पैर, और उस पैर से गंदा फॉर्मेलिन मिला पानी टपक कर फर्श पर फैल रहा था। और फिर दूसरा पैर आवाज कर आगे बढ़ा और एक दूसरी चीज जिसे वो घसीट रही थी, और वो भीमा था। वो पेट के बल घिसटता हुआ आया था। उसकी वो सफेद उबली हुई आंखें
वो खुली हुई थी और छत को घूर रही थी। उसका मुंह खुला था और उसकी जबान काली पड़कर बाहर लटकी हुई थी। वो चीज जो 112 थी, उसने भीमा को उसके टखनों से पकड़ रखा था। भीमा के मैले कुर्ते का पिछला हिस्सा फर्श की गंदगी से लथपथ था और तब 112 ने भीमा के टखनों को छोड़ दिया। उसका बेजान शरीर थप की आवाज के साथ वहीं फर्श पर रुक गया और अब मेरी टॉर्च की रोशनी उस चीज पर थी। वो एक औरत का सड़ा हुआ जिस्म था। वो मुर्दा घर की सफेद चादर में लिपटी थी जो पानी से तरबतर थी और कई जगह से पट चुकी थी। उसके काले उलझे हुए बाल किसी गीले पोछे की तरह उसके चेहरे और उसके कंधों पर चिपके हुए थे, पर उस पल वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो अपनी टेढ़ी गर्दन से भीमा की लाश को घूर रही थी। मैं हिलना चाहता था, वहां से भागना चाहता था, पर मेरे पैर जमीन में जम गए थे। मेरी लाठी, पुलिस की ट्रेनिंग सब बेकार था। मेरी लाठी मेरे कांपते हाथ से छूटकर खट से फर्श पर गिर पड़ी। आवाज, उस खट की आवाज ने उसका ध्यान मेरी तरफ खींचा। बहुत बहुत धीरे, जैसे किसी जाम हो चुके पुर्जे को जबरदस्ती घुमाया जा रहा हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और तब मैंने उसका चेहरा देखा। हे भगवान, उसका चेहरा सूजा हुआ था, नीला और पानी से फूला हुआ था, मगर उसकी आंखें खुली थी, मगर उनमें पुतलियां नहीं थी। बस एक बर्फीली सफेद नफरत भरी रोशनी थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसे देख मेरे मुंह से बस एक घबराई हुई सी आवाज निकली, नहीं नहीं नहीं। उसने अपना मुंह खोला, जबड़े के टुकड़े से एक कड़कड़ की आवाज आई और फिर उसके बाद वही घुटती हुई, पानी में डूबी हुई आवाज जो मैंने फोन पर सुनी थी। वो आवाज अब पूरे रिसेप्शन में गूंज रही थी। मैंने तुम्हें कहा था, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तुमने फोन रखा क्यों? वो मुझसे नाराज थी। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। बस वही मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था। मैं चीखता हुआ पलटा और अपनी पूरी ताकत से उस लोहे के बंद दरवाजे पर खुद को दे मारा। खोलो खोलो, बचाओ मुझे। मैं दरवाजे को पीटने लगा। मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहा था और तब मुझे एहसास हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है, इतना कि मेरी सांस से भाप निकलने लगी है। मेरी टॉर्च की रोशनी में वो भाप किसी धुएं की तरह दिख रही थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज वो भी बंद हो गई थी। फोन से टपकता पानी बंद हो गया था। कंप्रेसर की घुघू भी बंद हो गई थी। मैंने दरवाजे को पीटना बंद कर दिया और अब उस जगह में बस एक खामोशी थी, एक गहरा सन्नाटा था। मैंने दरवाजे को पीटना बंद कर दिया क्योंकि अब वो मेरे ठीक पीछे थी। मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा चेहरा दरवाजे से चिपका हुआ था। तब मुझे अपने गालों पर, अपनी गर्दन पर उस बर्फीली ठंड का एहसास होने लगा, जैसे कोई बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। और फिर एक ठंडे, गीले, उंगलियों से पानी टपकता एक सूजा हुआ हाथ मेरे दाहिने कंधे पर रखा गया। वो कोई हमला नहीं था, वो किसी बिजली के झटके जैसा था, पर बहुत ठंडा और बर्फीला, जैसे सैकड़ों सुइयां मेरे कंधे में चुभो दी गई हो। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूट गई। रिसेप्शन एक बार फिर से घने अंधेरे में डूब गया और मुझे मेरे कानों में उस घुटती हुई आवाज की वो आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी।
अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। और मेरा शरीर जैसे एकदम से बेजान सा हो गया। मैं वहीं पर उस मुर्दा घर के फर्श पर बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, अरे ओ मोहन, क्या शराब वराब पी ली हो क्या? जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। रिसेप्शन का वही दरवाज़ा जो रात को जाम था वो अब पूरी तरह खुला था और सूरज की तेज़ रोशनी अंदर आ रही थी। पांडे, हाँ वही पांडे जिसकी जगह मैं ड्यूटी करने आया था, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। उठ साले, दारू पी के सो गया था क्या ड्यूटी पे? अगर साहब ने देख लिया तो जान ले लेंगे। मैं हड़बड़ाकर उठा, ऐसे जैसे मैं किसी बुरे सपने से जाग गया हूँ, पर मैंने उठते ही अपने शरीर को देखा। मैं जिंदा था। मैंने घबरा कर कहा, पानी, वो औरत, भीमा, भीमा। पांडे ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कौन भीमा? कौन औरत? यहाँ का रखवाला, वो बुढ़ा। पागल हो गया है क्या? इस मुर्दा घर में रात को कोई नहीं रुकता। कई साल हो गए हैं। क्या तुझे नहीं पता? कई साल हो गए हैं। जब से वो केस हुआ था तब से यहाँ नाइट गार्ड की पोस्ट ही खत्म कर दी है। केस? कौन सा केस? अरे कोई 8-10 साल पहले की बात है। यहाँ एक लावारिस औरत की लाश लाई गई थी, शायद 112 नंबर में थी। उस रात ड्यूटी पर जो 2 वार्ड बॉय थे और एक वॉचमैन था, वो सभी सुबह कोल्ड स्टोरेज में जमे हुए मिले। और जो पुलिस वाला तेरी तरह रिसेप्शन पर था, वो फ़ोन का रिसीवर कान से लगाए बैठा था। डेड, मरा हुआ था। शायद हार्ट अटैक आया था उसे। मैंने उसकी बात सुनी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं भागता हुआ उस गलियारे में गया। दिन के उजाले में भी वहाँ अंधेरा था। मैं कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे तक पहुँचा और मैंने देखा कि वो दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर मैंने पांडे को उसे खोलने के लिए मजबूर किया। अंदर गया। अंदर सब कुछ शांत था। कल रात वाली लाश भी दराज 113 में थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं दराज 112 के पास गया। उस पर वही पुराना धुंधला कार्ड लगा हुआ था। मैंने उस दराज को खींचकर खोल दिया। वो खाली था। अंदर सिर्फ जंग और सूखी हुई काली पपड़ियाँ थी। उस दिन के बाद मैं बहुत बीमार पड़ गया। करीब 3 से 4 महीने तक मैं ड्यूटी पर गया ही नहीं। मैं अपने गांव चला गया था। सब कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं उस घटना के बारे में या किसी भी बारे में बात नहीं कर रहा था। बस 2 चीजें थी जो मुझे सोने नहीं देती थी। पहली, डॉक्टर का कहना था कि मुझे उस रात हाइपोथर्मिया हुआ था। मेरा शरीर लगभग जम गया था। लेकिन मैं सोचता हूं कि मई की उस चिपचिपी गर्म रात में क्या ऐसा हो सकता था, जबकि मैं बाहर था, न कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर। और दूसरी बात, मेरे दाहिने कंधे पर जहां उसने मुझे छुआ था, वहां पर 3 उंगलियों के गहरे नीले निशान बन चुके थे। डॉक्टर कहते थे कि यह फ्रॉस्ट बाइट है, यानी बर्फ से जलने के निशान। ये निशान मेरे शरीर पर करीब 6 महीने तक थे। डॉक्टर को जो भी लगता था, पर मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ महीनों बाद मैं ठीक होकर वापस ड्यूटी पर गया। मेरे बड़े साहब को भी मेरी हालत देखकर बुरा लगा। तब उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने गुस्से में मुझे ऐसे ही कह दिया था, बल्कि उस रात थाने में ड्यूटी करने वाले लोग मेरा थाने में ही इंतजार कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कब मुर्दा घर चला गया था। पर जो भी हुआ हो, मेरी दिमागी हालत सुधरने में मुझे करीबन 1 से 1.5 साल लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और एक दूसरी बात कि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक जरूर करें और हाइप भी जरूर करें। पिछली कहानी को आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और अगले 3 दिनों में करीबन 1.5 लाख से ऊपर तक पॉइंट हाइप कर दिया था। आज फिर से देखते हैं कि कितने लोग इसे हाइप करते हैं और क्या हम उस नंबर को पार कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।